नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज है 3 जनवरी 2020 और हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आइए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत द्वारा विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस रिफाइनरी की क्षमता 6 करोड़ टन तथा लागत 44 अरब डॉलर है तथा इस परियोजना की घोषणा जून 2018 में हुई थी। कथन 2, इस परियोजना में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के पास 50% की हिस्सेदारी है। कथन 3, शेष हिस्सेदारी भारत की तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, सभी 1 2 3 या केवल 2? और इसका सही उत्तर है सभी 1 2 व 3 सही है। देखिए करेक्ट आंसर इसका सी, 6 करोड़ टन क्षमता और 44 अरब डॉलर की लागत वाली वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, जिसकी घोषणा जून 2018 को की गई थी। भारत द्वारा विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनाने की योजना है और इस साल परियोजना में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक के पास 50% की हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी किसके पास है? IOCL, BPCL और HPCL की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने बीपीसीएल की कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने की बात कही है? 50%, 60%, 53.29% या 55%? और इसका सही उत्तर है 53.2%। हाल ही में भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL में अपनी 53.29% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है और इसे खरीदने की इच्छुक कंपनियों में सऊदी अरब की अरामको के अलावा फ्रांस की कंपनी है टोटल और कंपनियां हैं वेदांता और एक्सन मोबिल भी प्रमुख हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क 50% से घटाकर कितना कर दिया है? 45%, 40%, 30% या 25%? और इसका सही उत्तर है ए, 45%। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2020 को रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 45% कर दिया है तथा कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क 40% से घटाकर 37.5% कर दिया है। और उद्योगों ने सरकार के इस कदम का विरोध भी किया है। इससे घरेलू रिफाइनरियों को नुकसान होगा। क्यों विरोध किया है? क्योंकि इससे घरेलू रिफाइनरियों को नुकसान होगा। और सरकार ने कहा है कि यह शुल्क कटौती आसियान समझौते और भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक समझौते के सहयोग समझौते के तहत की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने पेरिस समझौते की मंशा के अनुरूप अगर वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक ही सीमित रखना है तो वर्ष 2020-30 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में हर साल कितने प्रतिशत तक गिरावट लानी होगी? ए 7%, बी 7.6%, सी 8% या डी 7.2%? और इसका सही उत्तर है बी 7.6%। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 के लिए नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि 10.5% रहेगी। 2, यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है। 3, पाइपलाइन में 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 23 क्षेत्रों की परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए, एक केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 1 3 या फिर डी सभी 1 2 3? और इसका सही उत्तर है डी सभी 1 2 व 3। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2019-20 के अपने संशोधित अनुमान के मुकाबले 20-21 के लिए नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि 10.5% रहेगी। यह आंकड़ा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा भी स्वीकृत किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ईरान से कच्चे तेल का आयात घटकर 17 लाख टन रह गया है। कथन 2, ईरान ने वित्त वर्ष 2018-19 में 239 लाख टन कच्चा तेल भारत भेजा था और वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। ईरान से कच्चे तेल की कम आवक की भरपाई कतर से आयात के माध्यम से हो रही है। और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी सभी 1 2 3 सही हैं या फिर डी 1 और 3 सही हैं? और उसका सही उत्तर है केवल 1 व 2 सही है।
आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ईरान से कच्चे तेल का आयात घटकर केवल 17 लाख टन रह गया है, और ईरान ने वर्ष 2018-19 में 239 लाख टन कच्चा तेल भारत भेजा था, और वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, इसलिए पहले और दूसरे कथन सही हैं। मई के पहले सप्ताह से इस पश्चिमी एशियाई देश से भारत ने कच्चे तेल का आयात जो है वो रोक दिया है, और ईरान से तेल की कम आवक की भरपाई अमेरिका से आयात के माध्यम से हो रही है। कहाँ से हो रही है? अमेरिका से आयात के माध्यम से हो रही है, ना कि कतर के माध्यम से। और भारत ने अमेरिका से 2017-18 में 19 लाख टन आयात किया था, और जो 2018-19 में बढ़कर 62 लाख टन हो गया है। और भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात वर्ष 2017-18 से शुरू किया है। तो ये आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि 2017-18 से आयात शुरू किया है अमेरिका से। आइए देख लेते हैं ईरान से वर्ष वाइज कितना कितना तेल आयात किया गया, और ये मात्रा जो है वो है लाख टन में। 2008-9 में 213, 2009-10 में 212, 2010-11 में 185, 2011-12 में 141.1, 2012-13 में 134, 2013-14 में 110, 2014-15 में 109.5, 2015-16 में 127, 2016-17 में 272, 2017-18 में 226, और 2018-19 में 239, और 2019-20 में सिर्फ 17। और ये हमारी जो संख्या है, ये है मात्रा जो है वो है लाख टन में। और भारत कतर से केवल प्राकृतिक गैस का आयात करता है, ना कि कच्चे तेल का। कतर से आयात करता है केवल प्राकृतिक गैस का। ठीक है। और सितंबर 2019 तक भारत के प्रमुख कच्चे तेल के निर्यातक देश थे। प्रथम इराक है 260 लाख टन, और द्वितीय है सऊदी अरब 207 लाख टन, तृतीय है नाइजीरिया 99 लाख टन, और चतुर्थ है संयुक्त अरब अमीरात यूएई 89 लाख टन, सॉरी। पंचम में है कुवैत 57 लाख टन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की है। 2, इस बचाव पैकेज में 4G स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए 20,140 करोड़ रुपए तथा स्पेक्ट्रम आवंटन पर जीएसटी भुगतान के लिए 3,674 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर रुपए दिए गए हैं। कथन 3, एमटीएनएल कंपनी पिछले 9 साल से घाटे में चल रही है, और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1/2, केवल 1/3, केवल 2/3, या सभी 1-2-3? और इसके सभी कथन सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एसिडिटी की कौन सी दवा में कैंसर पैदा करने वाले तत्व होने की जानकारी प्राप्त हुई है? रेनिटिडीन, जेलोसिल, या रेटिनॉक, या फिर एसिलॉक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कथन ऑप्शन ए, रेनिटिडीन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान-3 वर्ष 2020 में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। 2, इसरो ने चंद्रयान-3 परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए बताई है। 3, हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। और 4, भारत ने गगनयान मिशन के लिए रूस तथा अमेरिका के साथ समझौता किया है। और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आपको चुनना है। ए, केवल 1, 2 व 4, बी, 2, 3, और सी, केवल 1, 2, 3, या डी, 3 और 4? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, केवल 1, 2, 3। जानते हैं इसके बारे में। इसरो ने यह ऐलान किया है कि मिशन चंद्रयान-3 वर्ष 2020 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने चंद्रयान-3 परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए बताई है, और इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, जिनका प्रशिक्षण जनवरी 2020 में रूस में किया जाएगा। और भारत ने गगनयान मिशन के लिए रूस और फ्रांस के साथ समझौता किया है, न कि अमेरिका के साथ समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी है? न्यू साउथ वेल्स, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, या सिडनी? और ये लगी है न्यू साउथ वेल्स में। आइए हाँ, देख लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में भीषण आग लगी है, और अभी तक आग के कारण मरने वालों की संख्या 15 के पार हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को ESPN क्रिक इन्फो की दशक की वनडे टीम और T20 टीम का कप्तान चुना गया है? ए, विराट कोहली, बी, महेंद्र सिंह धोनी, या सी, रोहित शर्मा, या डी, रविंद्र जडेजा? और दोस्तों इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी जर्मनी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए पाकिस्तान। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत और पाकिस्तान ने 29 साल से चली आ रही परंपरा, मतलब ये परंपरा कब से चली आ रही है? 29 साल से चली आ रही है, को जारी रखते हुए एक द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2020 को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। और यह व्यवस्था दोनों देशों को एक दूसरे पर परमाणु हमला करने से रोकती है। और यह समझौता हुआ था 31 दिसंबर 1988 में हस्ताक्षरित हुआ था, हस्ताक्षरित किया गया था, और 27 जनवरी 2091 से लागू हुआ था। और इस समझौते के तहत 1 जनवरी को एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूचना देना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश सन क्रीम पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश बन गया है? सन क्रीम पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश बन गया है। ए पलाऊ, बी इजराइल, सी ग्वाटेमाल या डी होंडुरास। और इसका सही उत्तर है ए पलाऊ। जानते हैं क्यों? प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। इस क्रीम में खतरनाक रसायन ऑक्सी बेंजोन तथा ऑक्टिनोजेट के कारण इस पर पाबंदी लगा दी गई है। क्यों पाबंदी लगाई गई है? क्योंकि इसमें रसायन जो हैं यह है ऑक्सीबेंजोन तथा ऑक्टिनोजेट, इसके कारण पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि ये खतरनाक रसायन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2019 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? ए 5.91%, बी 9.5%, सी 4.9% या डी 11.2%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 9.5%। बीते वर्ष जानते हैं इसके बारे में। बीते वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.5% हो गई है, जबकि वर्ष 2018 में बेरोजगारी दर थी 5.91% थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 में GST संग्रह 1,03,184 करोड़ रुपए रहा, जबकि दिसंबर 2018 में 94,726 करोड़ के मुकाबले यह 16% ज़्यादा है। कथन 2, जबकि GST संग्रह नवंबर 2019 में 1,03,490 करोड़ था। कथन 3, वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में हर महीने औसतन 1.14 लाख करोड़ रुपए के GST संग्रह का लक्ष्य रखा है। और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं या हैं? नंबर 1, केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल सभी 1 2 3 सही हैं, या फिर डी केवल 1 और 3। और इसका सही उत्तर है सी, सभी कथन सही हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नए साल के पहले दिन वस्तु एवं सेवा कर GST के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में लगातार दूसरे महीने GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया है। कितने की? 1 लाख करोड़ की सीमा को पार कर गया है। चालू वित्त वर्ष में 5वीं बार GST संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार गया है। और नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 में लगातार 2 महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का GST संग्रह दिखाया गया है। और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 में GST संग्रह कितना हुआ था? 1,03,184 करोड़ रुपए रहा, जो कि दिसंबर 2018 के 94,726 करोड़ रुपए के मुकाबले 16% ज़्यादा है। जबकि नवंबर 2019 में GST संग्रह हुआ 1,03,492 करोड़ रुपए। और वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए हर महीने औसतन 1.14 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह का लक्ष्य रखा है। और अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान औसतन सिर्फ 1,0929 करोड़ रुपए का ही GST संग्रह रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर देना है आपको कमेंट के माध्यम से। और ये प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ऑप्शन है 102, बी 103 या सी 105 या डी 100। तो इसका उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? और दोस्तों
आप ये और इससे पहले के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हमारी वेबसाइट test.uvain.org से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा लगा रखा है। आप वहाँ से वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं और सब्जेक्ट वाइज प्रीमियम टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो आप उन टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।